आज हम कविवर बिहारी के विषय में चर्चा करेंगे। हमें पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल को पुनः 3 धाराओं में विभाजित कर देखा जाता है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। आज हम बिहारी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हम रीति सिद्ध धारा के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। रीति सिद्ध कवि वे कवि कहलाते हैं जिन्होंने प्रयत्नपूर्वक रस, अलंकार, नायक नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण का अपने काव्य में वर्णन नहीं किया, परंतु विद्वता के कारण उनके काव्य में रीतियां स्वयं आकर सिद्ध हो गई हैं। ऐसे एकमात्र कवि हैं बिहारी। बिहारी ने अपने काव्य में प्रयत्नपूर्वक काव्य के लक्षण और उदाहरणों को प्रस्तुत नहीं किया है। हम यदि बिहारी के जन्म और मृत्यु के सन को देखें, जो परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं, प्रश्न रूप में ये हमारे समक्ष आ जाता है। बिहारी का जन्म वर्ष कौन सा सन है? तो बिहारी का जन्म का वर्ष सन 1595 में माना गया है और मृत्यु सन 1663 मानी गई है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न माने गए हैं। बुंदेलखंड में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। उसके बाद कहा जाता है ये ब्रज में आकर निवास करने लगे थे। इनकी ससुराल मथुरा में बताई जाती है। इनके आराध्य भगवान कृष्ण रहे हैं। इन्होंने जो दोहे समय समय पर लिखे हैं, उन्हें बाद में संग्रहित किया गया और बिहारी सतसई उसे नाम दिया गया। इनकी सतसई में 713 दोहे संग्रहित हैं। हिंदी में रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी की सतसई पर ही लिखी गई हैं। प्रथम टीका कृष्ण कवि की सवैया छंद में मानी जाती है। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति है। इन्होंने, ऐसा माना जाता है, सतसई की रचना मिर्जा राजा जय सिंह के निर्देश पर की थी। इनकी सतसई रीतिकालीन मनोवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करती है। यद्यपि बिहारी दरबारी कवि रहे हैं, परंतु इनके स्वभाव में स्वाभिमान प्रबल रूप से दिखलाई देता है। इनकी सतसई पर आनंदीलाल शर्मा जोशी ने फिरंगी सतसई नामक फारसी में टीका भी लिखी है। यदि हम ग्रियर्सन के वचनों पर
ध्यान दें तो बिहारी की सत्सई को पढ़ने के बाद उनके विचार थे, यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। इनकी सत्सई मूलतः ध्वनि काव्य के अंतर्गत आती है और हम इन्हें रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कह सकते हैं। सत्सई के लेखन की समाप्ति का वर्ष सामान्यतः 1662 ईस्वी सन माना गया है। मुक्तक काव्य परंपरा के अंतर्गत यदि देखा जाए तो बिहारी का स्थान शीर्ष पर आता है। इन्होंने मूल रूप से श्रृंगार के पद लिखे हैं। 713 पदों के अंतर्गत कम से कम 650 पद श्रृंगार के मिलते हैं। शेष पद भक्ति व नीति से संबंधित हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी बात कही है, जिसमें यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। सत्सई की मार्मिक टीका के रूप में जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका को जाना जाता है और उसी को विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए सामान्यतः प्रयोग भी किया जाता है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहार में इनके सब दोहों के भाव पल्लवित कर रोला छंद बनाया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है इनके विषय में। बिहारी मुक्तक रचना में प्रवीण थे। इनके मुक्तक काव्य की विशेषताएं बताइए। तो हम इनके दोहों की व्याख्या समझने से पूर्व थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक कवि को अपनी रचना करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना होता है और जिन बातों को ध्यान में रखकर हम मुक्तक काव्य का मूल्यांकन करते हैं, वे कुछ तथ्य इस प्रकार देखे जा सकते हैं। कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हों। साथ ही जिस शैली का कवि ने प्रयोग किया है वह सजीव व मार्मिक हो और हृदय की छोटी से छोटी बात को भी वह मार्मिकता से अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती हो। इसीलिए कहा जाता है मुक्तकार में कल्पना की समाहर शक्ति होना चाहिए और साथ ही भाषा शैली में समास का गुण भी होना चाहिए। कवि को व्यंग प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। उसकी भाषा कोमलता, सरसता और प्रभावपूर्ण होने के साथ प्रवाह से युक्त भी होना चाहिए। साथ ही साथ शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी मुक्तक को सरस बनाता है। बिहारी के काव्य के अंतर्गत जब हम इन विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं तो बिहारी के द्वारा श्रृंगार रस को अपना काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वह मुक्तक के माध्यम से गागर में सागर उंडेल देना चाहते थे, क्योंकि श्रृंगार रस ही एक ऐसा रस है जिसमें भाव दोनों पक्षों की ओर आलंबन और
उद्दीपन, आलंबन और विषय सब में हमें समान रूप से देखने को मिलते हैं। इसमें प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की झलक, उसकी एक से एक बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चेष्टा, उसकी मनोदशा का चित्रण एक सफल कवि बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आकर्षक तरीके से कर सकता है। बिहारी कवि ने भी इसी तरीके दोहों को प्रस्तुत किया है। हम यहाँ पर उनकी समाज शक्ति का एक उदाहरण देख सकते हैं, जो न केवल समाज शक्ति का उदाहरण है, उनकी भाषा की समाज शक्ति को भी पूर्णतः उद्घाटित करने में संभव है। उनका दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोने हसे देन कहीं नट जाए। राधा का वर्णन है कि किस तरह वो मुरली को छुपा कर रख देती है और जब कृष्ण मांगते हैं तो उन्हें देने से मना कर देती है। इसी तरह इनका एक दोहा और है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भोर भवन में करत है, भरे भवन में करत है, नैनन ही से बात। ऐसे अनेक दोहे हैं जो बिहारी के प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने उनके 2 दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। व्याख्या को समझते वक्त हम उनकी बाकी दोहों पर दृष्टि डालेंगे।